मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए आज इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ सरिता। आइए हम लोग आज का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 1 पहले ही पढ़ डाले थे, आज पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। आइए देखते हैं, आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है, मतलब इसमें बताया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। आगे देखिए, यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, मतलब ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर, मतलब कोई अभिक्रिया है वो एक विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शाता है। क्या? समानता दर्शाता है। आगे आइए देखिए, इस गुण के आधार पर ही इन सभी अभिक्रियाओं के एक वर्ग, मतलब इन सभी गुणों के आधार पर इन सभी अभिक्रियाओं के एक वर्ग विशेष में रखा जा सकता है। मतलब कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें बताया है कि कोई एक समानता गुण के आधार पर इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। तो आइए आगे देखें, अतः किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, मतलब निम्न प्रकार से इनको क्या करा गया है? बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो नंबर 1 पर क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 पर क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। आइए देखेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या बोला है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? एक पदार्थ बनाते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि अभी हम अपने मन से बताएं, अब इसमें देखेंगे तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ या एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। किसे कहते हैं? संयोजन। एकल का मतलब होता है एक ही, एकल का मतलब एक ही होता है, एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें, अभी उस दिन बताए थे अमोनिया। अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? एग्जाम्पल में ले लेंगे अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, और जब हम इसमें हाइड्रोक्लोराइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मतलब इसमें हाइड्रोक्लोराइड मिलाना है HCl, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NH3 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 3 है, और इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1 है। मतलब जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो आइए देखते हैं, तो N है तो N को वैसे ही लिख लो। H कितना है इसमें? इसमें H3 है, और इसमें H कितना है? 1 है। जब 1 और 2 को मिलाएं, मतलब 3 और 1 को मिलाएंगे तो कितना हाइड्रोजन होगा? हाइड्रोजन 4 होगा। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? Cl। लास्ट में क्या लगा देंगे? Cl। तो ये किसका सूत्र बन गया? अभी उस दिन बताए थे ना कि ये किसका सूत्र है? ये है नौसादर का सूत्र। किसका है? नौसादर का सूत्र। इसको हम नौसादर बोलते हैं। नौसादर के साथ साथ हम इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड।
तो क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह हम कई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब हम ले लिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। मतलब कि हाइड्रोजन गैस का होता है H2 और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है O2। जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल का निर्माण हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, जल। यहाँ किसका सूत्र बन जाएगा, जल का। अभी उस दिन हम बताए थे कि कोई भी गैस बोले तो उसमें क्या लगता है, H2 लगता है, O2 लास्ट में 2 लग जाता है। नाइट्रोजन गैस बोले तो N2 लग जाएगा। अगर आयन बोले तो उस पर चार्ज लग जाता है। यही है क्या, सूत्र। सूत्र बनाना आप क्या पता सीख ही गए होंगे। तो आइए देखते हैं, अभी उस दिन पढ़ाए भी थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इतने को हम क्या बोलेंगे, इतने को अभिकारक बोलेंगे, और गिब्स के उस पार वाले को क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। जब हम यहाँ पर देखिए, अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और जब प्लस आ जाता है तो क्या होता है, जब प्लस आ जाता है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसमें, दूसरे ब्रैकेट में। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2 है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उत्पाद में देखिए, उसमें हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब देखिए क्या ये बराबर है कि नहीं। तो आइए देखते हैं ये बराबर है या नहीं। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, इसमें हाइड्रोजन 2 है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, इसमें हाइड्रोजन 2 है। और उत्पाद में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसमें भी हाइड्रोजन 2, इसमें भी हाइड्रोजन 2। मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब अभिकारक भी बराबर है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और उसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो किसमें गुणा करेंगे, अभिकारक में करेंगे कि उत्पाद में। तो हम किसमें करेंगे, कम किसमें है, तो उत्पाद में है। तो ऑफकोर्स हम किसमें करेंगे, उत्पाद में करेंगे। तो यहाँ किससे करेंगे, मतलब इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें 1 है, तो यहाँ पर 2 से करेंगे। जब हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 का गुणा एक बार इसमें भी होगा, एक बार इसमें भी होगा। इसमें होगा तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो इसमें हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, 2 और आ गया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन मतलब कितना हो जाएगा, 4। इसमें हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन कितना था, 1 था। जब 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, 2। तो आइए देखेंगे कि अभी भी बराबर हुआ या नहीं। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन, इसमें 4 था, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है। मतलब कम किसमें है, अभिकारक में है। अभिकारक में है तो हम गुणा किसमें करेंगे, अभिकारक में करेंगे। तो अभिकारक में किससे करेंगे, 2 से। मतलब हाइड्रोजन में 2 से करेंगे। तो हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, जब 2 का गुणा होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 4। मतलब कि यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन इसमें भी 4 और इसमें भी 4। मतलब अभिकारक में भी हाइड्रोजन 4 है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितना है, 4 ही है। अब इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इसमें ऑक्सीजन 2 है। मतलब ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। तो मतलब हम इसमें H2 में किससे करे थे, तो 2 से गुणा 2 लिख देंगे। अब देखिए O2 में किससे से गुणा करें, नहीं करें तो उसको क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे, उसको वैसे ही लिख देंगे। मतलब O2 था तो O2 ही रहेगा, बदल तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर O2 ही रहेगा। अब देखो H2O में किससे करे हैं, H2O में 2 से करे हैं, तो क्या लिख देंगे, तो 2। आगे क्या कर देंगे, 2। मतलब 2 से इसमें गुणा करें तो आगे 2 हो जाएगा। बस ये क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। और बात हम किस पर कर रहे थे, संयोजन अभिक्रिया पर। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में हम बताए थे जैसे NH3 + HCl। जब NH3 और HCl को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl। और दूसरा उदाहरण लिए थे क्या, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल। और ये संतुलित नहीं था तो इसके आगे क्या कर दिए, मतलब संतुलित करे थे तो आगे 2 इस तरफ लग गया था और उत्पाद में 2 लग गया था।
अब देखेंगे हम नौसादर में देखो कि मतलब जो बनाए थे वो संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हाइड्रोजन मतलब नाइट्रोजन इसमें कितना है, 1 है। अब उत्पाद में देखेंगे नाइट्रोजन कितना है, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 1 4, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4 है। और उत्पाद में हाइड्रोजन देखेंगे इसमें भी कितना है, 4 है। अब इसमें क्लोरीन कितना था, 3 था, मतलब क्लोरीन 1 है, तो उसमें भी क्लोरीन कितना है, 1 है। मतलब ये क्या है समीकरण, ये समीकरण संतुलित है। तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे के वैसे लिख देंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा ही क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं, मतलब इसमें का एग्जाम्पल जो अभी हम बताए थे वही है। मतलब क्या है, इसमें संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल बताए थे ना, तो उसी में क्या है, क्या अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, अभी जो बताए थे वही एग्जाम्पल है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक हैं, दोनों ही क्या है, गैसीय यौगिक हैं। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या इसमें बताया है कि NH4Cl बन जाएगा। मतलब क्या बताए थे अभी, NH3 और HCl, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, NH4Cl, मतलब नौसादर बन जाएगा। तो NH4Cl ये नए पदार्थ का मतलब उत्पन्न हो गया, नए पदार्थ उत्पन्न हो गया, इसी को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखेंगे इसी का उदाहरण दो, मतलब इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या है, क्लोरीन गैस, मतलब इसमें Cl2 है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग करने में गलत हो गया था, तो यहाँ पर Cl2 है। मतलब Cl2 से अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फिन नामक विषैली गैस। मतलब जो ये बना है, मतलब क्या बना है, फॉस्फिन, ये क्या है, एक विषैली मतलब जहरीली गैस है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, सूत्र CO होता है। क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो लिख देते हैं यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। तो क्या होता है, CO। अभी हम बताए थे मतलब कि यहाँ पर अगर हम बोल दें यहाँ पर कि ये अलग तत्व है, तो हाँ ये अलग तत्व है। मतलब ये एक कार्बन भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है, मतलब इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर जैसे हम लिख दें यहाँ पर C और O, मतलब एक, मतलब C क्या है, कैपिटल लेटर है, O स्मॉल लेटर है। मतलब जब इस तरह लिखा रहेगा तो मतलब ये एक में ही क्या है, एक तत्व है, मतलब ये एक पूरा ही एक तत्व है। और इस तरह लिखा जाए तो इसमें ये C क्या हो जाएगा, कार्बन, और मतलब O क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। मतलब दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे हैं तो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब एक कैपिटल लिखा रहा है और एक स्मॉल लिखा रहा है तो वो एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। अभी बताए थे ना हम संयोजन अभिक्रिया को उल्टा क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। मतलब जो संयोजन अभिक्रिया में होता था और उसका उल्टा क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में। और वियोजन अभिक्रिया को और क्या बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया को और क्या बोल सकते हैं, तो अपघटन अभिक्रिया। क्या, अपघटन अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। आइए देखते हैं इसमें क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक क्या होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मतलब इसमें बताया है कि अभी हम पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें क्या है, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है। मतलब इसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा। एग्जाम्पल में हम जैसे ले लेते हैं, अभी बताए थे NH4Cl ना, NH4Cl, तो इसमें N मतलब H कितना है, इसमें H 4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन ले लेंगे तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, 3। जब 3 होगा तो क्या होगा, NH3 हो जाएगा।
और एक इसको दे दिए तो यहाँ H कितना है, 1 हो जाएगा और लास्ट में Cl, मतलब NH3 और HCl बन जाएगा। इसमें बस इतना ही है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, मतलब वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, बस इतना सिंपल। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा ही क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है। और एग्जाम्पल में हम जैसे क्या ले सकते हैं, जैसे हम ले लें HCl ही ले लें, तो इसमें H कितना है, 1 है और Cl कितना है, 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, H + Cl, ये बन जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अब देखिए इसके आगे क्या लिखा था, अभी हम वियोजन अभिक्रिया कहलाती है तक पढ़े थे, आगे देखेंगे तो इसमें क्या है, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, मतलब कि ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा, क्या है लास्ट में, विद्युत द्वारा संपन्न होती है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा ये संपन्न होती है। आइए आगे देखते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात मतलब ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता, मतलब इसको हटा देंगे तो मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, मतलब नया पदार्थ नहीं प्राप्त होगा। तो आगे देखें, आता है ये अभिक्रियाएं अनुत्तरीय होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, मतलब इसमें बताया है वियोजन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है। अगर पूछ ले पेपर में वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, कितने प्रकार की होती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं इसके आगे, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। आगे देखेंगे, इसके पहले हम थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इसमें बताया है शरीर में भोजन का पाचन, मतलब जो शरीर हम खाना ना खा लिए तो वो कहाँ जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो आइए हम जानते हैं। मतलब इसमें क्या बताया है, शरीर में भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, जब हम कुछ चीज खाते हैं तो कैसे पचता है, मतलब जो पचने की क्रिया होती है उसको ही हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, उसको ही हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि मान ले जब हम चावल, गेहूं या आलू खाते हैं, मतलब कुछ भी खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, कुछ हो गया, सैंडविच, मतलब कुछ भी खा लिए, तब इन पदार्थों से प्राप्त स्टार्च, मतलब जैसे कि हम जब वो आटा चालते हैं उसमें से जो चोकर निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। क्या बोलते हैं, स्टार्च, इसको ही बोलते हैं। स्टार्च का शर्करा में तथा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में वियोजन हो जाता है। मतलब कि इसमें क्या बताया, स्टार्च का किसमें वो हो जाता है वियोजन, तो स्टार्च का शर्करा में हो जाता है। स्टार्च का किसमें होगा, शर्करा में होगा। और प्रोटीन का किसमें होगा, मतलब प्रोटीन का वियोजन किसमें होगा, तो एमिनो अम्ल, किसमें होगा, एमिनो अम्ल। जैसे लिखते हैं, मतलब स्टार्च, प्रोटीन का किसमें होगा, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल में होगा। और स्टार्च का किसमें होगा, शर्करा में होगा। स्टार्च शर्करा में होगा। बस यही एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसको बताना था, जरूरी था, इसलिए हम इसको लाए थे। मतलब इसमें क्या है, शरीर में भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखेंगे, जब हम चावल, गेहूं या आलू कुछ भी खाते हैं, तब इन पदार्थों से प्राप्त स्टार्च किसमें बदल जाता है, किसमें वियोजित हो जाता है, तो इस स्टार्च में वियोजित हो, मतलब शर्करा में हो जाता है। और प्रोटीन किसमें हो जाता है, एमिनो अम्ल में हो जाता है। बस इतना था। आगे देखेंगे,
अब देखिए जो अभी बताए थे वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला नंबर कौन सा है, तो ऊष्मीय अपघटन। क्या? ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक, मतलब ऊष्मीय पढ़ रहे हैं तो ऊष्मा ही होगा, तो इसमें क्या दिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, क्या होता है, इसमें यौगिक किसके द्वारा होता है, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया, इसमें जो होती है रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है। क्या? अपघटित हो जाती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यही ही ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल में जैसे देख लें, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कोई कैल्शियम कार्बोनेट है उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि एग्जाम्पल जैसे हम बोल रहे हैं, इसमें क्या बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम संगमरमर बोलते हैं। क्या? संगमरमर। संगमरमर का पत्थर आता है ना, उसी को बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर। और जब हम इसको करेंगे, मतलब CaCO3 को जब हम इसमें ऊष्मा देंगे, ऊष्मा मतलब ऊष्मा से गर्म करेंगे तो ये किसमें वियोजित होगा, तो किसमें होगा, अभी बोला था ना, जब हम इसमें ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कैल्शियम कार्बन, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होगा और क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या बनेगा, CO2। यही क्या है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें क्या दिया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, इसे ही क्या हम बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में भी जैसे हम बताए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, संगमरमर। जब इसको हम ऊष्मा पर गर्म करेंगे तो किसमें परिवर्तित होगा, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा मतलब कुछ फैक्ट है, मतलब बुझे हुए चूने के विलयन को यौगिक दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें क्या बताया है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, मतलब जो बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूने का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मतलब CaOH का हॉल्ट, ये क्या है, बुझा चूना, ये क्या है, बुझा चूना, ये बुझा चूना है। और CaO क्या है, ये क्या है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। तो इसमें क्या बोला है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मतलब दीवारों की सफेदी कराने के लिए, मतलब दीवारों पर पेंट उंट कराने के लिए बुझे चूने का उपयोग करते हैं। क्या, बुझे चूने का उपयोग। आइए आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। मतलब इसमें क्या कहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा चूना। तो मतलब यहाँ पर Ca क्या है, यहाँ पर है हाँ CaOH का होल ट्वाइस। मतलब इसमें क्या बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
मतलब वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2, जब इसमें अभिक्रिया कराएंगे मतलब एक पतली परत बनाते हैं तो कौन सी परत बनती है, तो दीवारों पर कौन सी परत बन जाती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की। मतलब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। कैल्शियम पर भी +2 चार्ज होता है, कार्बोनेट पर भी -2 होता है। मतलब कि यहाँ Ca पर कितना होता है, +2 चार्ज और CO3 पर -2 चार्ज। हम जब बताए थे सूत्र बनाते समय प्लस माइनस नहीं देखते, तो इसका गुणा इसमें होगा तो इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है, मतलब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब क्या बचेगा, सिर्फ CaCO3। क्या बनेगा, CaCO3। तो यहाँ पर CaCO3 बन जाएगा। मतलब इसमें क्या कहा था, आइए फिर से देखते हैं कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। तो मतलब यही कुछ, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही है, आगे देखेंगे। बना देता है सफेदी करने के 2-3 घंटे बाद, मतलब सफेदी करने के 2-3 घंटे बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। मतलब कि जब हम सफेदी करेंगे तो 2-3 घंटे के बाद क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। आगे देखेंगे, और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। मतलब जब हम पेंट करेंगे, दीवारों पर पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो किसकी परत चढ़ जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की। जब कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ती है तो वो दीवारों पर क्या आ जाती है, एक नई चमक आ जाती है। तो यही इसमें बताया, एक नई चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, अभी बताए थे हम संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। अभी बताए थे ना कि संगमरमर एक पत्थर है, इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो ये CaCO3 हो जाएगा यहाँ पर। बस इतना ही बताया, जो हम मतलब इसमें बताया वो बता दिए थे। मतलब यहाँ पर देखिए, जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर Ca कितना था, 1 था, और इसमें एक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। इसमें से 1 ले लेंगे तो मतलब CaCO3 बना देगा, और लास्ट में क्या बनेगा, तो H2O, लास्ट में H2O बन जाएगा। लास्ट में H2O इसमें दिखाया है ना, जब CaOH का होल ट्वाइस, मतलब ये क्या है, एक जल। AQ का मतलब एक्वस क्या है, एक जल, मतलब लिक्विड है, एक जल। और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा। बस इतना ही है इसमें। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया है प्रकाश अपघटन। अभी बताए थे जो वियोजन अपक्रिया था, तो वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक क्या था, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन में क्या था, ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाती हैं। अब दूसरा नंबर क्या है, प्रकाश अपघटन। क्या है, प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश अपघटन को आइए देखते हैं। इसमें क्या है, जब वियोजन अभिक्रिया, मतलब क्या है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश, मतलब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश अपघटन, तो इसमें सूर्य का प्रकाश तो जरूर आएगा। मतलब कि इसमें क्या बताया है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। मतलब इसमें बताया है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होगी तो क्या होगी, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होगी तब यह प्रकाश अपघटन कहलाएगा। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल AgCl। क्या है एग्जाम्पल, AgCl। तो AgCl यहाँ लिख देंगे AgCl। और क्या बोला है, मतलब जब AgCl को सूर्य का प्रकाश देंगे
तब क्या होगा, मतलब जब इसमें हम सूर्य का प्रकाश, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, तो इस पर प्लस चार्ज होता है, मतलब Ag पर प्लस चार्ज होता है और मतलब क्लोराइड पर क्या होता है -1 चार्ज। मतलब जब ये प्लस ये माइनस, जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर Ag हो जाएगा और जब इसको तोड़ेंगे तो ये लास्ट में जाएगा, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो ये गैस के रूप में क्या निकल जाएगा, मतलब Cl2 प्लस Cl2, यहाँ पर क्या लिखेंगे Cl2, यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। अब देखिए ये बैलेंस है या नहीं है, उसके पहले हम जानेंगे कि AgCl है क्या, AgCl है क्या, तो AgCl को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। Ag किसका प्रतीक है, सिल्वर का, सिल्वर क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड। आइए हम देखते हैं पहले AgCl है क्या, तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त अभिक्रिया का उपयोग, मतलब उपयुक्त अभिक्रिया का उपयोग मतलब AgCl, इसमें किसकी बात कर रहा है, AgCl की, किसकी बात कर रहा है, AgCl की। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में जो फोटो खींचते हैं उसी की बात कर रहा है, फोटो श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में क्या स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसका रंग किस प्रकार हो जाता है, स्लेटी कलर, स्लेटी कलर में परिवर्तित हो जाता है, क्या AgCl, तो स्लेटी कलर में परिवर्तित हो जाता है। और AgCl का उपयोग कहाँ करते हैं, तो लिख लो यहाँ पर AgCl का उपयोग करते हैं मतलब श्याम फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, मतलब इसमें देखिए कि AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2, ये संतुलित है या नहीं, इसको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं तो पेपर में आपका नंबर कट भी सकता है, क्योंकि आप परिभाषा तो लिख देंगे, एग्जाम्पल भी लिख देंगे, मतलब जब तक आप एग्जाम्पल को संतुलित नहीं करेंगे तो उसमें से नंबर क्या होता है, कट जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि इसको संतुलित किए बिना ना जाएं, मतलब इसको संतुलित करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर Ag कितना है, इसमें Ag इसमें 1 है, मतलब सिल्वर इसमें कितना है, 1 है, इसमें सिल्वर कितना है, 1 है, इसमें Cl कितना है, 1 है, मगर इसमें Cl कितना है, 2 है, इसमें Cl कितना है, 2 है। तो यहाँ पर Cl इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो किसमें हम गुणा, मतलब किसमें गुणा करेंगे, इस वाले में कि इस वाले में, जिसमें कम होगा तो उसी में तो करेंगे ना। तो यहाँ पर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, जब हम 2 से करेंगे तो Ag भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जब हम 2 से अभी बताए थे, जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, मतलब दोनों में भी होगा, मतलब Ag कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Cl कितना हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा, Ag भी 2 Cl भी 2। अब इसमें देखो Cl कितना है, 2 है, मगर Ag कितना है, 1 है, तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, तो 2 से करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो Ag हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, संतुलित, अब ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण। तो आइए आगे देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्या है, विद्युत अपघटन, इसमें तीसरा नंबर क्या है, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक, मतलब इसमें बताया है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, मतलब कोई यौगिक है उसका जलीय विलयन
जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित, मतलब जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करने पर यह मतलब कोई है अभिक्रिया यौगिक के जलीय विलयन, जब यौगिक है जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ में अपघटित हो जाएगा। क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। इसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। आप लोग समझ गए होंगे। मतलब इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, एक यौगिक है उसका जलीय विलयन, उस जलीय विलयन को जब हम किसमें, विद्युत उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। आगे देखते हैं विद्युत क्या है इसमें, इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर, ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब उदाहरण है, जब अम्लीय जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है, मतलब कोई अम्लीय जल है उसमें हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो जल क्या होगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विघटित हो जाएगा। क्या होगा, विघटित हो जाएगा। मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए, मतलब कोई है यहाँ पर, ये क्या है, जल है, किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जलीय विलयन बोला था, क्या बोला था, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन क्या होगा, जल ही होगा। जब हम जल को विद्युत अपघटन में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, मतलब डालेंगे, तो मतलब यहाँ पर देखिए H2O को जब हम विद्युत अपघटन देंगे तो वो किस में टूटेगा, इस पर तो प्लस चार्ज होता है और इस पर माइनस। जब हम इसको तोड़ेंगे तो किस में होगा, H2 प्लस O2, किस में, H2 प्लस O2 में वियोजित हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं, तो ये संतुलित है या कि नहीं, आइए देखते हैं। इस पे देखिए हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इसमें कितना है, 1 है। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हम गुणा किस में करेंगे, जिसमें कम होगा ना तो हम इसमें करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो एक बार इसमें भी गुणा होगा, एक बार इसमें, मतलब इसमें होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, जब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें 1 था, 2 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4, इसमें हाइड्रोजन 4, इसमें हाइड्रोजन 2, मतलब ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन अभी नहीं बराबर। तो इसमें हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो अब 2 दूनी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें 2, इसमें भी 2। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।